एनएससीपी की डेट्स जो है ना वो अनाउंस हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स वाज लाइक कि सर ये क्या है, मतलब उन्हें आइडिया ही नहीं। और जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मुझे एक बात समझ में आई कि साइंस के स्टूडेंट्स को ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में पता ही नहीं है। यहाँ पर जैसे एक स्टेटमेंट लिखा है, मस्ट बी एलिजिबल टू होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट। इस पर कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, कहते हैं कि सर मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ? भैया अंग्रेजी सुधारिए थोड़ा सा, है ना। तो किसी भी क्लास में हो आप दे सकते हो, लेकिन आप क्लास 12th पास नहीं होने चाहिए। मतलब भैया ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम नहीं है, उनका समय निकल चुका है। हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में साइंस ओलंपियाड के जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं ना, उसके बारे में मैं आप सभी लोगों के साथ डिटेल्ड में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक मुद्दा है, और मुद्दा क्या है, अभी 1-2 दिन पहले जो अपकमिंग सेशंस के लिए ओलंपियाड एग्जाम्स हैं उसका एकेडमिक कैलेंडर आया, और वो मैंने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में शेयर किया। और इवन मैंने क्लास में जाकर के अपने 11th और 12th के स्टूडेंट्स को बोला कि यार एनएससीपी की डेट्स जो है ना वो अनाउंस हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स वाज लाइक कि सर ये क्या है, मतलब उन्हें आइडिया ही नहीं है। और जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मुझे एक बात समझ में आई कि साइंस के स्टूडेंट्स को ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में पता ही नहीं है। यार देखो, एग्जाम देना या नहीं देना, मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, ये एक डिफरेंट कॉल है, लेकिन कम से कम एक अवेयरनेस होना तो जरूरी है ना यार। हो सकता है आप शायद इस एग्जाम के लिए एलिजिबल ना हो, लेकिन आपके छोटे भाई बहन जो कि अभी 8th-9th क्लास में पढ़ रहे हो, या हो सकता है कि कोई रिलेटिव जो कि साइंस में इंटरेस्ट हो, वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। मतलब मेरा मानना यह है कि कम से कम हमें पूरी इंफॉर्मेशन होना तो जरूरी है ना। और आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में साइंस के जो डिफरेंट ओलंपियाड्स होते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये एग्जाम कब होता है, कितने आवर्स का होता है, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का होता है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डिटेल में बताने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ इस ओलंपियाड के थ्रू इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड तक किस तरीके से पहुंचा जाता है, उसके लिए कितने स्टेप्स होते हैं, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए भाई, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी आपको हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि यार आप एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं उन्हें लगता है कि वो एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो मेरा मेन मुद्दा इस वीडियो को बनाने का क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आईएपीटी एकेडमिक कैलेंडर ये रिलीज हो चुका है, कल ही रिलीज हुआ है। आईएपीटी का मतलब है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर, जो स्टेज 1 साइंस ओलंपियाड का कंडक्ट करता है भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर ये देखिए एक पीडीएफ, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले काम की चीजें मैं आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फिजिक्स ओलंपियाड से। फिजिक्स ओलंपियाड की जो पहली स्टेज होती है वो होती है एनएसईपी। एनएसईपी का मतलब है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ फिजिक्स। सिमिलर इसी तरीके से केमिस्ट्री में ये पी सी से रिप्लेस हो जाता है, बायोलॉजी में बी से रिप्लेस हो जाता है, और ए फॉर एस्ट्रोनॉमी, और एक होता है एनएसईजेएस, ये जूनियर साइंस ओलंपियाड है। लगभग सभी की सेम नंबर ऑफ स्टेजेस होती हैं, सभी के पैटर्न एक जैसे होते हैं। तो मैं आपको एनएसईपी के बारे में डिटेल में बता देता हूं। जो कहानी मैं एनएसईपी के लिए बताऊंगा वही एज इट इज कहानी यहां पर बचे हुए रिमेनिंग एग्जाम्स के लिए भी होगी। देखो, जैसा कि यहां पर आप शायद दिखाई भी दे रहा हो, काफी स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है यहां पर कि एनएसईपी का जो एग्जाम है ना वो 26 नवंबर को कंडक्ट होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्टेज 1 है वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या एस्ट्रोनॉमी हो, सभी को एग्जाम जो है वो 26 नवंबर को ही कंडक्ट होने वाला है। इवन साइंस ओलंपियाड जो जूनियर लेवल पे ना वो भी 26 नवंबर को ही कंडक्ट होगा। प्लीज पहले इस डेट को नोट डाउन कर लीजिएगा। और इनकी जो टाइमिंग है ना, मतलब जो ड्यूरेशन होता है ना एग्जाम का, वो 2 घंटे का होता है। जैसे फिजिक्स का जो पेपर है ना वो 8:30 से 10:30 होगा, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर होगा 11:30 से 1:30 बजे तक, उसी तरीके से फिर 1 घंटे का ब्रेक, उसके बाद 2:30 से 4:30, सिमिलरली इसी तरीके से 2:30 से 4:30। ठीक है, मतलब ये आपके पास चॉइस है, या तो आप एनएससी भी दे सकते हैं या फिर एनएससी दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर इन दोनों एग्जाम्स की जो टाइमिंग है वो क्या है, सेम। और दिस इज अ साइंस ओलंपियाड। मतलब पहली बात ये तो आपको समझ में आ गई होगी भैया पेपर 2 घंटे का होता है। अब मुद्दा ये है कि भाई इस पेपर के लिए कौन कौन एलिजिबल है। यार एक सिंपल सी बात है, अगर आप हिंदुस्तानी हो ना, मतलब यू आर अ इंडियन सिटीजन, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। बस यहां पर जैसे एक स्टेटमेंट लिखा है, मस्ट बी एलिजिबल टू होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट। इस पर कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, कहते हैं कि सर मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं? भैया अंग्रेजी सुधारिए थोड़ा सा, है ना तुम। ये लिखा है मस्ट बी एलिजिबल, आप एलिजिबल हैं टू होल्ड इंडियन पासपोर्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए,
और इंडियन पासपोर्ट के लिए वो सारे लोग एलिजिबल हैं जो इंडियन सिटीजन है। क्लियर है बात? तो ये देखो, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी के लिए सेम है। अब मुद्दे की बात नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ। इस एग्जाम को कौन कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं वो सुनिएगा, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई कितना 1 जुलाई 2004 से लेकर के 30 जून 2009 के बीच में, मतलब इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। बस मुद्दा यह है कि आप 12th पास नहीं होने चाहिए। मतलब आप किसी भी क्लास में हो, आप 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, दैट डजंट मैटर, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं भाई। दिस इज अ स्टेज 1 फॉर अ साइंस ओलंपियाड इन फिजिक्स। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ इस 2004 से लेकर 2009 इस ड्यूरेशन के बीच में लाई करनी चाहिए। तो भाई एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता जरूर देना कि तुम एलिजिबल हो या नहीं हो, या तो बहुत छोटे हो। अगर तुम्हारा जन्म 2004 से पहले हुआ है, वो भी 1 जुलाई से पहले, मतलब अगर तुम्हारा जन्म, मतलब तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगर मार्च 2004 भी है ना, तो भी एलिजिबल नहीं हो भाई। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 जुलाई से पहले का है तो भी एलिजिबल नहीं हो, और 2009 के बाद का है, मतलब बहुत ही छोटे हो, तो भी एलिजिबल नहीं। ठीक भाई, क्लास मैटर नहीं करता भाई, आप किसी भी क्लास में हो आप दे सकते हो, लेकिन आप क्लास 12th पास नहीं होने चाहिए। मतलब भाई ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम नहीं है, उनका समय निकल चुका है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि एनएससीपी जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको यार 11th और 12th का जो सिलेबस है ना वो बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि एनएससीपी का अगर आप मुझसे पूछेंगे पैटर्न किस तरीके का रहता है या लेवल किस तरीके का रहता है, तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपने जेई एडवांस जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी है ना, तो मैं आपको बता दूं कि एनएससीपी का जो लेवल है ना वो जेई एडवांस से नीचे का होता है। मतलब आप ये मान लीजिए जेई मेन से थोड़ा सा ऊपर और जेई एडवांस से नीचे, मतलब मिसलेनियस टाइप का आप मान सकते हैं। जैसे कि जेई एडवांस में जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस का जो लेवल होता है ना, वैसा ही लेवल आपको यहां भी देखने को मिलता है। इवन कई सारे क्वेश्चंस तो काफी आसान होते हैं। तो वो सारे जेई एस्पिरेंट्स जो इस समय क्लास 11th या 12th में है ना, वो इस एग्जाम को भाई दे सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए आपको पूरा एंटायर सिलेबस आना चाहिए भाई। अगर आप 11th में हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11th का सिलेबस पूछा जाएगा, वहां 11th प्लस 12th का कंबाइंड सिलेबस आएगा। हाँ, अगर आप 11th में हो, जैसे कई सारे अपने ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अर्ली स्टेजेस में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और इवन 11th क्लास तक वो अपने 12th क्लास का भी सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लेते हैं। मान लीजिए नवंबर में एग्जाम है और नवंबर तक उनका सिलेबस अगर 12th तक का कंप्लीट है, तो यार उम्मीद है, देखो एलिजिबल होना एक अलग चीज है, एग्जाम अच्छे से तैयारी करके देना एक अलग चीज है। तो अगर आप 12th में हो तो मेरा मानना यह है कि डेफिनेटली आप दे सकते हैं भाई एग्जाम, क्योंकि 12th के स्टूडेंट्स का मेजर सिलेबस जो है वो अप टू द नवंबर तो कंप्लीट हो ही जाता है। लेकिन 11th के केस में आप तभी एग्जाम दें जब आपका 11th प्लस 12th नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, 10th के स्टूडेंट दे सकते हैं, लेकिन मैंने जनरली देखा ये एग्जाम उनके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, अगर आप भाई बहुत टैलेंटेड हो, आपने ऑलरेडी अप टू द 10th 11th 12th का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर अप कर रखा है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख भी रहे हो, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या लिखा हुआ, इज ब्रॉडली इक्विवेलेंट टू अ सीनियर सेकेंडरी लेवल। लिख तो ये रहे कि 12th के बोर्ड एग्जाम जैसा पेपर होता है, लेकिन भैया बोर्ड एग्जाम जैसा नहीं होता, मैंने बता दिया तुम्हें, मेन से थोड़ा सा ऊपर और एडवांस से नीचे। ठीक, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो यार ये जानकर के तुम्हें बढ़िया लगेगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है भाई, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न में टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे 60 क्वेश्चन। मतलब तुम समझ रहे हो यहाँ स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। यहाँ ये मैटर नहीं करता कि आपको सब्जेक्ट की डेप्थ या नॉलेज कितनी है, मतलब स्टेज 1 में स्पीड बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। आप यहाँ पे समझिए कि ऑब्जेक्टिव में 48 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट टाइप होते हैं, और यहाँ पे जो 12 क्वेश्चन होते हैं दीज आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और डेफिनेटली आपने इस पैटर्न के क्वेश्चन कई सारे सॉल्व किए हैं, और अगर आप जेई जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कि मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस और सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। लेकिन आप सोचिए 60 क्वेश्चंस एंड यू हैव 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट में 60 सवाल करने होते हैं भाई। तो लगभग ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 मिनट मिल रहे हैं, इवन उसमें आपके पास मल्टीपल करेक्ट भी है। तो यार देखो यहाँ स्पीड बहुत मैटर करती है। तो एनएससीपी एग्जाम में अगर आप चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर पाए तो उसके लिए आपको एंटायर सिलेबस अच्छे से कवर करना होगा। मतलब अगर आप जेई एडवांस जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट फॉर दैट प्रिपरेशन कि यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, मैंने एंटायर सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस एग्जाम। तो टोटल ये जो एग्जाम है ना, टोटल मार्क्स होते हैं 216।
कितने का होता है 216, जिसमें जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और यहाँ पे जैसा भी लिखा हुआ है -1, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना वो एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। यार ये जो कहानी मैं इतनी देर से लास्ट 4 से 5 मिनट से सुना रहा हूं, जिसको हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा हो, लेकिन एज इट इज यही सेम पैटर्न आपका एनएससी सी के लिए भी है, एनएससी बी के लिए भी है और एनएसई के लिए भी है। मतलब पेपर पैटर्न एज इट इज है, एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो भी सेम है, 2 घंटे का ही एग्जाम है, आप कोई भी देख लीजिए, बस टाइमिंग अलग अलग है। हाँ, लेकिन अब मैं बात कर लेता हूं एनएससी जेएस। यार ये है जूनियर साइंस ओलंपियाड। इसके लिए वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है जिन्होंने 10th का एग्जाम दे दिया है। मतलब ये जूनियर लेवल पे एग्जाम होता है, जैसा कि यहां पे क्लियरली मेंशन भी है कि मस्ट, हाँ एक मिनट, इज ब्रॉडली इक्विवेलेंट टू सेकेंडरी स्कूल लेवल, मतलब अप टू द 10th क्लास। मतलब उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि भाई साहब आप 10वीं पास नहीं होने चाहिए। मतलब आप नेक्स्ट अपकमिंग सेशन, मतलब जो स्टूडेंट 2024 में 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं ना, दोज स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस। लेकिन एक बात बता दो, मान लो कोई 10th क्लास में स्टूडेंट है, अब वो तो इस एग्जाम के लिए भी एलिजिबल है और इस एग्जाम के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन यहां पे क्लियरली मेंशन है भाई, ये सुन लेना कि अगर आप एनएसईबी, एनएसईसी या एनएसईपी, मतलब इनमें से किसी भी ओलंपियाड के लिए अपियर हो रहे हैं तो आप इसके लिए अपियर नहीं हो सकते। मतलब अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी कि भैया इसके लिए एलिजिबल हो। आप 9th में पढ़ रहे हो तो भी एलिजिबल हो, लेकिन इसके लिए तो एलिजिबल हो ही हो। लेकिन याद रखो कि अगर तुमने ये एग्जाम दे दिया तो ये नहीं दे पाओगे। कौन सा? एनएससी जेएस। ये अपने छोटे भाई बंधुओं के लिए बता रहा हूं, 11वीं 12वीं वाले तो भूल जाए भाई, तुम तो एलिजिबल ही नहीं हो, बुड्ढे हो चुके हो। तुम्हें अगर फोकस करना है तो तुम्हें एनएसईपी, एनएससीसी और इन एग्जाम्स पे फोकस करना चाहिए। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। दिस इज अ स्टेज 1 ऑफ अ साइंस ओलंपियाड। सर कितनी स्टेज होती है? अरे भैया बहुत स्टेज होती है, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना है तो ऐसे ही थोड़ा ना। देखो आगे, हाँ, अपने कई सारे स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर भी करते हैं। इवन मेरा एक बैच है ओलंपियाड बैच, जिसमें अभी स्टूडेंट 9th और 10th क्लास में है, वो अभी से इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज, मोटे तौर पे बात करूं ना, तो किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहली स्टेज, जिसके बारे में मेरा आपके साथ अभी डिटेल्ड डिस्कशन हो, तो आपको यार पहले तो इस पे फोकस करना है। लगभग मेरा मानना यह है कि इसमें 40 से 50 हजार स्टूडेंट्स पहली स्टेज के लिए अपियर होते हैं, और जिसमें 300 से 350 स्टूडेंट, कितने, 300 to 350 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। अलग अलग स्टेट का कट ऑफ अलग अलग जाता है, और इस एग्जाम को जो है वो कंडक्ट कराता है आईएपीटी। ठीक है, आईएपीटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर। ठीक, तो अगर आप अभी स्टेज 1 पे फोकस कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने एडवांस की प्रिपरेशन अच्छे से करते जाइए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल है जो मुझे फॉलो करना चाहिए, तो मेरा मानना यह है कि एडवांस के लिए जो भी आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं ना, उसी को करते रहिए। और बस लास्ट 5 to 10 ईयर्स के जो एनएससीपी के पेपर हुए ना, उनको एक बार लगा लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। ठीक, क्लियर है बात? हाँ, तो भाई देखो, 300 से 350 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, ये तो तुम्हें समझ में आता है कि एनएससीपी पेपर टफ नहीं होता, लेकिन यार कंपटीशन बहुत टफ है। तुम सोचो कि लगभग 40 से 50 हजार लोग टेस्ट दे रहे हैं, और जिसमें से सिर्फ इतने ही स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले हैं। ये स्टेज 1 में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो एलिजिबल होते हैं सेकंड आईएनपीएचओ देने के लिए। ठीक है, इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड। कितने? इतने जो एनएससीपी स्टेज 1 क्रॉस कर जाते हैं, ठीक, वो देते हैं आईएनपीएचओ। आईएनपीएचओ का भाई पेपर टफ होता है, पहले बता दूं। आईएनपीएचओ में लगभग 6 से 7 सवाल होते हैं मैक्सिमम, और वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और वहां पे थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहां पर एनएससीपी में तो क्या आपका स्पीड मैटर करता है, आप क्वेश्चंस को कितनी जल्दी पिक करते हैं, है ना। वहां पे आपकी सब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है, आपकी नॉलेज क्या है, दैट डजंट मैटर। लेकिन आईएनपीएचओ में भाई 5 सवाल हैं, ठीक है, और वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस भी बहुत ट्रिकी पूछे जाते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एडवांस लेवल से यार ऊपर का पेपर होता है। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया पेपर होता है। और इस आईएनपीएचओ से लगभग 35 से 36 स्टूडेंट, 35-36 स्टूडेंट लगभग आईएनपीएचओ से सेलेक्ट होते हैं। यहां से, यहां पे पहली स्टेज के बाद आगे की जो भी स्टेजेस हैं, जैसे आईएनपीएचओ और ओसीएससी, ये स्टेजेस जो है वो आपका
HBCSC होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन, ये सेंटर है मुंबई में, वो आगे के एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको ये लग रहा होगा कि सर इतने सारे पेपर होंगे क्या, कितने फॉर्म भरने पड़ेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेज 1 पर ही फॉर्म फिल करना होता है। वो फॉर्म भी बहुत सस्ता आता है भाई, मात्र 200 रुपए का। 200 रुपए का तुम पिज्जा ही खा लेते हो। तो यार बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाला नहीं है। अब बात यह है कि सर पहले स्टेज 1 के लिए फॉर्म कहां पे मिलेंगे, तो इसके लिए IAPT की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, आप वहां पे जाकर के देख लीजिए। वहां पे एड्रेसेस लिखे होते हैं, तो वहां से आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का आइडिया लग जाएगा। ठीक, तो स्टेज 2 भाई बहुत टफ है, और आप समझ पा रहे हैं मात्र 35 से 36 बच्चों को यहां से सेलेक्ट किया जाता है। फिर इनका HBCSC इनके लिए अलग से कैंप्स कंडक्ट कराता है। उन कैंप्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल फिजिक्स की भी नॉलेज दी जाती है, और फिर यहाँ पर आकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स सॉरी क्वांटम फिजिक्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। और फिर यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग वगैरह चलती है। ठीक है, कैंप लगा रहता है। ठीक है, ये पूरी ट्रेनिंग इसी सेंटर के अंदर चलती है। और फिर यहां से लगभग 5 से 6 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, जिनको फाइनली इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है। एंड दिस इज अ फाइनल स्टेज। हाँ, यहां तक पहुंचना तो भाई ऑब्वियस सी बात है, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 5 to 6 स्टूडेंट्स ही होते हैं जो इंडिया को नेशनल लेवल पर, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो IPHO है, ये अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में कंडक्ट होता है। कभी रसिया में, कभी डेनमार्क में, कभी क्रोएशिया में, अलग अलग कंट्रीज में हर साल। कभी एक बार 2015 में आई थिंक इंडिया में भी कंडक्ट हो चुका है। तो हर साल अलग अलग कंट्रीज में कंडक्ट होता है। ठीक, तो देखो यार, यहां तक तो समझ में आता है, यहां तक तो अपने लेवल पर है। इसके आगे की जो तैयारी है वो तो आपको वैसे ही कैंप में ही करा दी जाती है। लेकिन अगर इस लेवल तक की बात करूं तो भाई पहले तो स्टेज 1 इंपॉर्टेंट है। जब स्टेज 1 क्रॉस होगी तब बात करेंगे स्टेज 2 की। तो स्टेज 1 वाले भाई अपने एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से करें, पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर अप करें। ठीक है, अब आपको ये समझ नहीं आ रहा तैयारी कहां से करें, तो मैं आपको बता दूं, इफ यू हैव अन अकेडमी ऐप, तो वहां पर मेरे, अगर आप 11th क्लास में है तो वहां पर ग्रोथ बैच भी चल रहा है। अगर आप 12th क्लास में है तो एक्सेल बैच 3 चल रहा है। अगर आप ड्रॉपर हैं, अब ड्रॉपर के लिए तो नहीं है, लेकिन आप कम समय में ज्यादा कंटेंट कवर करना चाहते हैं तो आप ड्रॉपर बैच से भी कवर कर सकते हैं, जिस बैच का नाम है आभास बैच। आप वहां से पढ़ करके इन गिवन ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर बात? ये जो मैंने इंफॉर्मेशन यहां पे दी है ना आपको, यही सेम इंफॉर्मेशन अदर ओलंपियाड्स के लिए भी है। मतलब चाहे वो NSCC हो, मतलब केमिस्ट्री का ओलंपियाड हो, चाहे बायो का ओलंपियाड हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड हो, यही इसी तरीके की मल्टीपल स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट्स फाइनली यहां तक पहुंचते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करना, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, इससे बड़े प्राउड की बात क्या हो सकती है। अब आता हूं फाइनली मुद्दे की बात पर। सवाल ये है, इसका फायदा क्या है? मुद्दा तो यही है ना, ये हम क्यों दें, इससे क्या मिलेगा, कैसे हमें कोई जॉब मिलेगी। देखो भाई, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम जो कि पहले नेशनल लेवल पे फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो, इस एग्जाम का अपने आप में ना एक बहुत शानदार रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। ये समझ में कभी आपने सोचा है ओलंपियाड नाम कहां से आया? जैसे ओलंपिक गेम्स सुने, ओलंपिक गेम्स में क्या होता है कि कंट्री के जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो उस कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एकेडमिकली जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, जिनके एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर एकेडमिक कंपीट करते हैं, इसलिए इसका नाम है ओलंपियाड। फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर आप हायर स्टडीज के लिए आगे जाते हैं, ठीक है, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज वगैरह में हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को जो जिन्होंने ये ओलंपियाड्स क्वालिफाई किए हुए हैं उनको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि अदर कंपनीज के जो इंटरव्यूज होते हैं, जितने भी एकेडमिक्स एक्टिविटीज होती हैं, उनमें इन स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। भाई एक बात बताओ, किसी का ये लिखा हुआ है कि मैंने स्टेज 2 फिजिक्स ओलंपियाड की क्वालिफाई की हुई है या मैंने क्रॉस किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, जो एग्जामिनर होगा या जो भी वहां पे बैठा होगा वो उस स्टूडेंट पर ज्यादा इंटरेस्ट शो करेगा ना। और दूसरा क्या है कि अगर यहां तक पहुंच जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत पैसा वैसा भी मिल जाता है घूमने फिरने के लिए। इतना भी पैसा नहीं कि भाई साहब बहुत अमीर हो जाओगे तुम, हाँ, लेकिन ठीक है,
थोड़ा बहुत पैसा वैसा भी मिल जाता है, बार बार घूमने का खर्चा पानी भी आपका उठा लिया जाता है अगर आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाते हैं। आई होप सो मैंने अभी तक ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इससे आपकी कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपको पर्सनली यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 11th या 12th क्लास में हैं, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर NSEP। आपको जिस तरीके से मैंने फिजिक्स में बताया उसी तरीके से आप अदर सब्जेक्ट्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि कम से कम यार हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो या ना हो, लेकिन ऐसे एग्जाम देने से हमें एक आइडिया तो लगता है, हमें एक एक्सपोजर मिलता है और हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली हम इस कंपटीशन में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। और यार वीडियो अगर आपने अंत तक देखी है तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हो सकता है भाई आज तुम भले इसके लिए एलिजिबल ना हो, लेकिन तुम्हारे घर परिवार में ऐसे कई सारे तुम्हारे छोटे भाई बहन हो सकते हैं जो शायद इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। तुम उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है इन एग्जाम्स को लेकर के कई सारे स्टूडेंट्स में बहुत क्यूरियोसिटी होती है यार। स्टूडेंट्स 8th या 9th क्लास से ही इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो डेफिनेटली एट द एंड ऐसे ही स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे एग्जाम्स को फोड़ करके बाहर निकलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।